एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपके पास सब कुछ हो, दुनिया की सबसे महंगी हीरे की अंगूठियां, पेरिस में बंगला, न्यूयॉर्क में शोरूम, हॉलीवुड के सितारों से दोस्ती, तो आप क्या चाहेंगे? शायद और ज्यादा। और यही और ज्यादा की चाहत एक इंसान को अरबों के साम्राज्य से सीधे जेल की कोठरी तक ले जाती है। ये कहानी है नीरव मोदी की, एक ऐसे इंसान की जिसने हीरे को सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सपना बना दिया, जिसने भारत के एक छोटे से हीरे के कारोबार को दुनिया के सबसे चमकदार ब्रांड्स में शामिल कर दिया। और फिर एक रात सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तारीख थी जनवरी 2018। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई शाखा में एक शिकायत दर्ज हुई। शुरुआत में किसी ने सोचा नहीं कि यह शिकायत भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की दस्तक है। लेकिन जब जांच शुरू हुई, जब फाइलें खुलीं, जब नंबर सामने आए, तो पूरा देश सन्न रह गया। 11,400 करोड़ रुपए, ये रकम थी जो नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने बैंक से धोखाधड़ी से निकाली थी। और ये काम हुआ था साल दर साल, चुपचाप, एक ऐसे सिस्टम के जरिए जो भरोसे पर चलता था, लेकिन जिस भरोसे को तोड़ दिया गया था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा, बहुत पीछे। नीरव मोदी का जन्म 1971 में हुआ था। परिवार हीरे के व्यापार से जुड़ा था। उनके नाना देश के बड़े हीरा व्यापारियों में से एक थे। बचपन से ही नीरव ने हीरों को देखा था, उनकी चमक, उनकी कीमत, उनकी दुनिया। एंटवर्प में पढ़ाई हुई, दुनिया की हीरा राजधानी, और फिर उन्होंने अपना रास्ता चुना। 1999 में नीरव मोदी ने फायर स्टार डायमंड की नींव रखी। ये कोई साधारण ज्वेलरी कंपनी नहीं थी। नीरव का सपना था कि वो भारत का पहला ऐसा लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड बनाए जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग खरीदना चाहें। और धीरे धीरे उन्होंने ये सपना सच दिखा दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, हर बड़े शहर में नीरव मोदी का शोरूम खुला। ग्राहकों में थे दुनिया के सबसे मशहूर लोग। हॉलीवुड अभिनेत्री केट विंसलेट ने उनके गहने पहने, नेओमी वॉट्स ने, एशिया की कई सेलिब्रिटीज ने। एक वक्त था जब फोर्ब्स ने नीरव मोदी को भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल किया। उनकी संपत्ति थी करीब 11,000 करोड़ रुपए। चमकदार, शानदार, सफल। लेकिन ये चमक एक बहुत गहरे अंधेरे पर टिकी थी। असली कहानी शुरू होती है उस एक दस्तावेज से जिसे कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी LOU। LOU एक बैंकिंग साधन है। सरल भाषा में कहें तो ये एक गारंटी पत्र होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, ये कहते हुए कि हमारा ग्राहक भरोसेमंद है, उसे कर्ज दो, हम जिम्मेदार हैं। ये पत्र असली व्यापारिक जरूरत के लिए होता है, कच्चा माल खरीदने के लिए, विदेशी लेन देन के लिए। लेकिन नीरव मोदी के साथ जो हुआ वो कुछ और था। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस शाखा में कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी रिकॉर्ड के स्विफ्ट सिस्टम के जरिए नकली LOU जारी किए गए। ये काम 2011 से चल रहा था, 7 साल तक। हर बार एक नया LOU, हर बार एक नई रकम, हर बार एक नया झूठ। स्विफ्ट ये वो सिस्टम है जिससे बैंक आपस में संदेश भेजते हैं, और PNB का स्विफ्ट सिस्टम उनके कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं था। इसका मतलब जो लेन देन हो रहे थे वो बैंक के मुख्य रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहे थे, और इस खामी का भरपूर फायदा उठाया गया। गोकुलनाथ शेट्टी, PNB का एक डिप्टी मैनेजर, यही वो शख्स था जिसने इस पूरे खेल में मुख्य भूमिका निभाई। 7 साल तक वो यही काम करता रहा, और जब उसका तबादला हुआ, जब एक नए अधिकारी ने फाइलें देखीं, तो पर्दा उठा। जनवरी 2018 में नीरव मोदी की कंपनियों ने बैंक से नए LOU मांगे, लेकिन इस बार अधिकारी ने पुराने रिकॉर्ड मांगे, कोलैटरल मांगा, नियम पूछे, और तब पता चला कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई कोलैटरल नहीं था, कुछ नहीं था। बस थे 11,400 करोड़ रुपए के झूठे वादे। और नीरव मोदी, वो पहले ही जा चुके थे। जनवरी 2018 की शुरुआत में ही, जब ये शिकायत दर्ज होने से पहले ही, नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, उनका भाई निशल और उनके मामा मेहुल चौकसी सब देश छोड़ चुके थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि तूफान आने वाला है। और तूफान आया। फरवरी 2018 में PNB ने CBI को शिकायत दी। खबर सार्वजनिक हुई। शेयर बाजार में PNB के शेयर धड़ाम से गिरे। मुंबई, दिल्ली, सूरत में नीरव मोदी के शोरूम सील हो गए। ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी शुरू की। घर, दफ्तर, गोदाम, सब जगह अधिकारी पहुंचे। हीरे जब्त हुए, पेंटिंग जब्त हुई, घड़ियां, कारें, जमीनें, सब कुछ। लेकिन नीरव मोदी नहीं मिले। वो भाग चुके थे, और इस भागने की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। पहले वो यूरोप में थे, फिर सिंगापुर, फिर अमेरिका। जहां जहां गए वहां की सरकारों से भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की। लेकिन नीरव मोदी होशियार थे। उनके पास पैसा था, महंगे वकील थे, और दुनिया के कई देशों में उनके ठिकाने थे। लेकिन 2019 में मार्च में एक फोटोग्राफर ने लंदन की गली में एक जानी पहचानी शख्सियत को देखा। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बदले हुए थे, लेकिन चेहरा वही था, नीरव मोदी।
वो लंदन में छुपे थे और उस तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी हुई। नीरव मोदी के वकीलों ने कहा उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो जेल की जिंदगी नहीं झेल सकते, भारत में उन्हें उचित न्याय नहीं मिलेगा। एक के बाद एक दलीलें, एक के बाद एक अपीलें, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने हर बार भारत का साथ दिया। 2021 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दी। नीरव मोदी के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने भी खारिज किया। 2022 में यूके होम सेक्रेटरी ने प्रत्यर्पण को अंतिम मंजूरी दी। नीरव मोदी आज भी लंदन की वॉन्ड्सवर्थ जेल में बंद हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन उनका साम्राज्य, वो सब जो उन्होंने बनाया था, वो सब मिट्टी में मिल चुका है। फायर स्टार डायमंड बंद हो गई, शोरूम सील हो गए, सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए, और वो हीरे जो कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की उंगलियों में चमकते थे, वो सरकारी नीलामी में बिक गए। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये सब क्यों हुआ? नीरव मोदी के पास सब कुछ था, वाकई में सब कुछ। एक सफल व्यवसाय था, दुनिया में नाम था, परिवार था, भविष्य था। तो फिर उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना? इसका जवाब शायद एक शब्द में है, लालच। जब व्यापार बड़ा होने लगा, जब खर्चे बढ़ने लगे, जब विस्तार की रफ्तार कमाई से ज्यादा होने लगी, तब शायद एक रास्ता दिखा, एक शॉर्टकट, एक ऐसा रास्ता जो तुरंत काम कर सके। और उस रास्ते पर पहला कदम रखना आसान था, दूसरा कदम और आसान, तीसरा और भी। जब आप झूठ पर झूठ बनाते जाते हैं तो एक वक्त आता है जब आप उस झूठ को संभालने के लिए और बड़ा झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक सब कुछ टूट नहीं जाता। लेकिन इस कहानी में सिर्फ नीरव मोदी नहीं है, इस कहानी में वो बैंक अधिकारी भी हैं जिन्होंने पैसे लेकर गलत एलओयू जारी किए, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, अपने धर्म को, अपनी नौकरी की शपथ को पैसों के लिए बेच दिया। इस कहानी में वो सिस्टम भी है जो इतने सालों तक ये सब नहीं देख पाया, जहां स्विफ्ट और कोर बैंकिंग जैसे दो बड़े सिस्टम एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, जहां ऑडिट होते थे लेकिन खामियां नजरअंदाज की जाती थीं, जहां नियम थे लेकिन उनका पालन नहीं होता था। और इस कहानी में वो आम आदमी भी है जिसका पैसा बैंक में जमा था, जिसका भरोसा था कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है। उस भरोसे के साथ क्या हुआ? ये घोटाला उजागर होने के बाद पीएनबी को हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, टैक्स पेयर्स के पैसों से बैंक को बचाया गया। मतलब वो पैसा जो आपने और हमने भरा था, वो इस घोटाले की भरपाई में गया। ये सिर्फ एक अमीर आदमी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। मेहुल चौकसी की बात करें, नीरव मोदी के मामा जो गीतांजलि जेम्स चलाते थे और इसी घोटाले में शामिल थे, वो भी देश छोड़ चुके हैं। उन्होंने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली, उनका प्रत्यर्पण भी अटका हुआ है। 2021 में एक नाटकीय घटना हुई, वो डोमिनिका में पकड़े गए। उनके वकीलों ने कहा उन्हें अगवा किया गया था। ये मामला आज भी अदालतों में है। ये कहानी इतनी जटिल है, इतनी परतदार है कि कभी कभी लगता है ये किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा है, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। और हकीकत में हर चीज का अंजाम होता है। उन बैंक अधिकारियों का जिन्होंने एलओयू जारी किए, जिन्होंने नियम तोड़े, वो जेल में हैं। गोकुलनाथ शेट्टी को गिरफ्तार किया गया, कई अन्य अधिकारी भी पकड़े गए, ईडी ने उनकी संपत्तियां जब्त की, फायर स्टार डायमंड के डायरेक्टर्स पर मामले चल रहे हैं, और नीरव मोदी वो लंदन की जेल में है। उनके पास अब न शोरूम है, न हीरे, न वो चमक दमक वाली जिंदगी, सिर्फ पछतावा है और कानूनी लड़ाइयां। इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, कोई भी सिस्टम तब तक काम करता है जब तक उस पर चलने वाले लोग ईमानदार हों। कानून कितने भी कड़े हों, नियम कितने भी अच्छे हों, अगर इंसान की नीयत खराब हो तो रास्ता निकल ही जाता है। इसीलिए सिस्टम में पारदर्शिता जरूरी है, जवाबदेही जरूरी है और नियमित जांच जरूरी है। दूसरी बात, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नीरव मोदी के पास प्रतिभा थी, उनकी डिजाइनिंग की तारीफ दुनिया भर में होती थी। अगर वो ईमानदारी से काम करते रहते तो शायद आज उनका नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्वेलर्स में होता। लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो दिखने में आसान था और जो असल में सबसे मुश्किल साबित हुआ। तीसरी बात, बैंकिंग सिस्टम की खामियां। इस घोटाले के बाद आरबीआई ने कई बड़े बदलाव किए। स्विफ्ट को कोर बैंकिंग से जोड़ा गया, एलओयू जारी करने की प्रक्रिया सख्त की गई, विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट पर पाबंदियां लगाई गईं। यानी एक घोटाले ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को बदल दिया, लेकिन यह बदलाव बहुत महंगा था। और चौथी बात, भागना कोई समाधान नहीं होता। नीरव मोदी भागे लेकिन पकड़े गए, मेहुल चौकसी भागे लेकिन वो भी अदालतों के घेरे में हैं। विजय माल्या जो एक और बड़े बैंक घोटाले में शामिल हैं, वो भी लंदन में हैं और प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया अब छोटी हो गई है, कोई कोना नहीं बचा जहां छुपा जा सके अगर अपराध बड़ा हो। एक आखिरी बात, नीरव मोदी की कंपनी का नाम था फायर स्टार डायमंड, आग का तारा, हीरा जो आग में बनता है, और उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही, आग में चमकी और आग में ही जल गई।
हीरा बनने में लाखों साल लगते हैं, जमीन के नीचे, अकल्पनीय दबाव में, असहनीय तापमान में, और तब जाकर एक असली हीरा बनता है। इंसान की ईमानदारी भी कुछ ऐसी ही होती है। उसे बनाने में वक्त लगता है, मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, रास्ते बंद होते हैं, लालच के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जो उस परीक्षा में खरा उतरता है वो असली हीरा बन जाता है, और जो नहीं उतरता वो सिर्फ चमक के लिए जीता है, और चमक कभी न कभी बुझ ही जाती है। नीरव मोदी के शोरूम की उस शीशे की दुकान में एक वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत हीरे सजे रहते थे। रोशनी पड़ती तो हर हीरा इंद्रधनुष बिखेर देता। लोग देखते और सोचते ये इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया है। लेकिन आज उस शोरूम में सन्नाटा है, शीशे के पीछे अंधेरा है, और सबक वो आज भी चमक रहा है, सबके लिए, हमेशा के लिए। कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसी तिजोरी में नहीं, किसी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि एक साफ ज़मीर में रहती है, और वो दौलत कोई नहीं छीन सकता।